तो देखो कब तक चलता है। चले दो ना, मीट पे चल और ज्यादा नेट होता है। ना ना, हम देखे हैं तो मीट पे कम उठता है। अच्छा ठीक है, जो भी हो। देखो, अभी पूछे थे हम इस आदित्य से कि ग्रेविटी फिल्टर को ग्रेविटी फिल्टर काहे बोल रहे हैं, तो बोले ना कि इसमें जो सेटलमेंट होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। बताओ इस हाँ पे तुम। सही, सही बोला। अबे घोंचू कहीं के, फिल्टर एकरा में है तो सेटलमेंट कुछ ही करवा रहा है एकरा में, ए सेडिमेंटेशन ही है। किस में बोल रहे हैं ग्रेविटी फिल्टर? तू लटक गया बाबू। बताओ बताओ, तुम ही बताओ। ए तो रैपिड सैंड फिल्टर और सैंड फिल्टर दोनों जो है ना, ग्रेविटी हाँ पे तो बेस है। हाँ, तो ग्रेविटी पे बेस्ड है, तो क्या हाँ, सेटलमेंट ग्रेविटी के कारण होता है? सेटलमेंट ग्रेविटी के कारण ही हाँ होता है। अबे यार, इसमें सेटलमेंट का लेना देना देखो, हम बताते हैं। ग्रेविटी कहने का मतलब हुआ ना कि तुम्हारा इसमें कोई बाहरी से प्रेशर नहीं आया है ग्रेविटी के कारण। सिंपली इसको कहो ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तुम्हारा चल रहा है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा। इसमें अच्छा कोई एक्सटर्नल प्रेशर का ऐड नहीं किया। और प्रेशर फिल्टर एक होता है ना, है उसको बंद चैम्बर में रखते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा उसमें देना रहता है ये फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। हम्म। समझ गए? सेडिमेंटेशन तुम भी बोलती हो प्रोसेस। ईयरफोन तो बाबू। क्या? अरे हम नहीं बोले तो। अच्छा ठीक है, तो ग्रेविटी हाँ फिल्टर से शुरू समझ करना गया, था ना? मतलब बाहर बाहर से कोई प्रेशर नहीं दिए इसलिए उसको ग्रेविटी फिल्टर। हाँ, ग्रेविटी फिल्टर। और प्रेशर फिल्टर में फिल्टर में प्रेशर देते हैं बाहर से, तो वही फिल्टर ग्रेविटी को। फिल्टर क्या? तो लगता हो ही गया था ना। कहाँ हुआ अब था यार? वापस से रैपिड और सैंड ये सब हमारा कार्यक्रम बनना है। अच्छा से हुआ था? हाँ हो गया था। ऊपर 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 किए थे बॉस? तो छोड़ ना, ऊपर ऊपर देख लिए ना, बहुत है। यहाँ से नहीं करो बहुत। ना क्या, डिसइंफेक्शन से आ जाओ। अरे यार, करेंगे डिसइंफेक्शन भी। अच्छा से करना भाई, तो फिर डिस्कशन करके फायदा कुछ। कितना दिन से चल रहा है आज पता है। नहीं तो तुम बता रहे थे ना, अच्छा। डिस्कशन बहुत दिन से चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। मेन है ना कि ठीक से नहीं चल रहा है, ये दिक्कत है। अच्छा करो, हम चलो, बीच बीच में बोलेंगे। बीच बीच में नहीं, तुम ही सब बताओ स्लो एंड फिल्टर पूरा। सब भूल चुके हैं वो सब, इसलिए हमको याद होना है। बोलिए, हम देखते हैं कॉपी और बताते हैं। ठीक है, स्लो एंड फिल्टर हम बताते हैं, ठीक ना? और उसका वर्किंग बताना, ठीक है? चलो, तो स्लो सैंड फिल्टर जो है ना, सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में से इसका हुआ था। अब कौन किया था उतना नहीं लिखने गए हैं, सिर्फ लिखे हैं कि इंग्लैंड में जो है स्लो सैंड फिल्टर हुआ था। और ये बहुत पहले हुआ था, यानी कि 1829 में। यानी कि समझ लो करीबन 200 साल, समझो ना 200 साल पहले इसका ये हुआ था स्लो सैंड फिल्टर, यानी बहुत पुराना मेथड ही है। अब देखो, इसका जो यूज होता था ना, वाइडली यूज होता था, यानी काफी मात्रा में यूज होता था, मतलब स्लो सैंड का ही। लेकिन क्या हुआ ना कि रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर जैसे ही आया ना, फिर इसको लोग कम यूज करने लगे। ठीक है? तो इसमें और आजकल क्या है ना कि ये बिल्कुल ऑब्सलेट हो गया है। ऑब्सलेट करने मतलब कि विलुप्त हो चुका है लगभग, बहुत कम ही इसका यूज होता है। अब विलुप्त होने का कारण इसमें बता रहे हैं, देखो। इसमें क्या होता है ना कि फिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो है, मतलब कि कम है, स्मॉलर है। और साथ ही साथ रिक्वायर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया चाहिए होता है, ठीक है? और फिल्टरिंग मटेरियल भी लार्ज हो, देखो ना, ऐसे ही समझो ना कि लार्ज एरिया चाहिए ना, तो फिल्टर के लिए सैंड वगैरह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो लार्ज फिल्टरिंग मटेरियल भी इसमें चाहिए होता है, ठीक है? तो क्या होता है ना कि ये कॉस्टली हो जाता है और अनइकोनॉमिकल हो जाता है, स्पेशली फॉर ट्रीटिंग वाटर ऑन लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल में करना हो तो भी, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, और इसमें बता रहे हैं, स्लो सैंड फिल्टर नॉर्मली यूटिलाइज ये इफ्लुएंट्स फ्रॉम द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। अब देखो, ये स्लो सैंड फिल्टर जो होता है ना, वो नॉर्मली हम लोग किसमें, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में करवाते हैं। और ये रिलेटिवली क्लियर वाटर देता है, ठीक है? रिलेटिवली क्लियर वाटर कहने का मतलब हुआ कि ये रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर का यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, उसे अच्छा देगा। अच्छा, इसमें एक बात याद ये रखने वाला है कि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के बाद हम लोग स्लो सैंड फिल्टर नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि फ्लॉक पार्टिकल्स जा करके जल्दी जल्दी जाम कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि इसका सफाई कितना दिन पे करते हैं, 1 मंथ था ना, 1 से 3 मंथ पे करते हैं। लेकिन कोगुलेशन पार्टिकल जल्दी जल्दी जमेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिल्टर मीडिया में सैंड तो सब लोग जानते हैं कि होता है, लेकिन एंथ्रासाइट और गार्नेट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इफिशियंसी के बारे में बोला जाए तो पता ही होगा कि बैक्टीरियल रिमूवल इसका बहुत अच्छा है, 98 से, कुछ लोग तो बोलते हैं कि 100% तक भी हो जाता है।
लेकिन किसी भी चीज़ को 100 नहीं मानना चाहिए, तो 99.9% तक मानो। ठीक है, ये बैक्टीरिया रिमूवल बोल रहे हैं। और लेस इफिशियंट किस में होता है, तो कलर और टेस्ट को जो है ना, ये वो इफिशियंट नहीं है उसको हटाने में, यानी 20 से 25% तक भले ही उसको कलर और टेस्ट को रिमूव कर दे, लेकिन अच्छे से नहीं रिमूव कर पाएगा। अच्छा, टर्बिडिटी रिमूवल जो होता है ना, वो भी इसका कम है। इसमें लिखा हुआ है ना कि टर्बिडिटी जो है वो 50 mg/लीटर तक ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि जिसका टर्बिडिटी जिस वाटर का 50-60 से मतलब ज्यादा है, उसको इससे फिल्टर करना ये सही नहीं होगा। ठीक है। फिर देखो, देखो ये जो स्लो सैंड फिल्टर हुआ ना, वो अर्दी ओडोर यानी कि मीठी मीठी जैसा आता नहीं है टेस्ट, उसको रिमूव कर देता है ये पानी में से। ठीक है। और ये और बहुत सारा टेस्ट जो एलगी के कारण आ रहा है, तो एलगी को तो रिमूव कर ही दे रहा है, तो इसलिए टेस्ट जो एलगी के कारण आ रहा है उसको भी ये रिमूव कर देगा। और देखो एडवांटेज बहुत कम ही लिखे हैं, लेकिन बता देते हैं। एडवांटेज में वही होगा कि कंपेरेटिवली हाई ये होता है बैक्टीरिया रिमूवल और बाकी सबसे 98 to 99% जैसा कि बताएं। फिर इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। कॉस्ट कम होने का कहने का मतलब यही ना हुआ कि सुपरविजन कॉस्ट रहे, चाहे फिर क्लीनिंग का रहे, चाहे फिर रहे किसका, मतलब कि कौन सा लेबर जो अनस्ट के लिए यूज करते हैं इसमें, ये सब के बेसिस पे देखा जाए तो कॉस्ट इसमें कम होगा। क्लीनिंग पीरियड इसका बहुत ज़्यादा है, यानी 1 से 3 मंथ पे इसको क्लीन करते हैं। अब है डिसएडवांटेज इसका, थोड़ा सा लिखे हैं। तो डिसएडवांटेज में लिखे हैं ना कि इसका सबसे पहला बात तो यही ना था कि स्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट बहुत स्लो है इसमें। ठीक है। फिर है क्या, लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, अनइकोनॉमिकल हो गया, जो पहले बताए थे वही सब लिख दिए हैं। और अभी थोड़ा देर पहले बताया कि रिमूवल ऑफ कलर और टर्बिडिटी जो है वो इसका बहुत कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका सूटेबिलिटी अगर देखा जाए कि कहाँ इसका यूज़ करेंगे, तो वेरियस स्मॉल टाउन्स, ठीक है, बहुत छोटे शहर या गांव बोलो जो भी, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि लैंड जो है वो तुमको सस्ता दाम पे मिल जाएगा, लैंड चीप रहेगा, और रेट ऑफ डिमांड भी कम रहेगा, यानी वाटर रिक्वायरमेंट भी एक छोटा सा गांव के लिए कितना होगा उतना हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इसमें स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। अब है इसका कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को बताओ। इतना छोटा आपका इंट्रोडक्शन था। अरे 4 वाह। नंबर का ही था। अच्छा ठीक है, बताओ आजाद। सोचिए बताएं। हेलो। लिखा है अरे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताओ स्लो सैंड का। लिखल तो है। हाँ तो बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आराम से। स्लो सैंड फिल्टर पे ना। हाँ, स्लो सैंड हेलो, फिल्टर का कंस्ट्रक्शन। तो देख के बताते हैं। ये अब तो हम ही बता दे बढ़िया से। अरे लिखा होगा ना मन नोट्स में। हाँ, तो तो बताइए। फिल्टर बॉक्स पहला फिल्टर बॉक्स रहेगा। हाँ। इसका प्लान एरिया 100 से 200 मीटर स्क्वायर के लगभग। हाइट हो जाएगा 2.5 से 3.5 मीटर। फिल्टर मीडिया हो रहेगा जो क्लीन रिवर सैंड। थिकनेस ऑफ सैंड बेड इसमें कितना रहता है, 90 से 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सही है। फिल्टर मीडिया डिपेंड्स करेगा पहला वो इफेक्टिव साइज पर। D10 D10 0.2 से 0.3 mm इफेक्टिव साइज रहना चाहिए। और यूनिफॉर्मी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, ये ना समझे थे। D10 और का चीज था D60/D10। मतलब हाँ, समझो ना, वो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन भी छोड़ो ना, D60/D10 जिसको बोलते हैं। इसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हो जाएगा 1.8 से 3.0। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए इसे रहता। और ग्रेवल सैंड रहेगा, इस फिल्टर मीडिया से सपोर्ट रहता ग्रेवल बेड वाले। और नीचे की ओर एक सेंट्रल ड्रेन एक बना हुआ रहता है, और ऊपर लेटरल ड्रेन, इसको अंडर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं।
इनलेट हाँ और ठीक है। इनलेट और ग्रेवल आउटलेट जो के रहता है लिए ना सपोर्ट के लिए, जो ग्रेवल बोले ना, उसका भी ये दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है। मतलब ग्रेवल का थिकनेस दिया हुआ है 30 से 75 सेंटीमीटर तक, और इसमें अलग अलग साइज का रहेगा वो ग्रेवल। इनलेट के लिए वाटर यूनिफॉर्मली सैंड बेड यूज करेंगे उस पर, सैंड बेड के लिए। और आउटलेट के लिए वाटर को कांस्टेंट रेट में रखना पड़ेगा। इसको क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एक बार स्क्रैपिंग के टॉप लेयर में ही सिर्फ करते हैं। 1 से हाँ 3 हाँ मीटर, सही बता रहे हो। 1 से 3 मतलब मीटर सिर्फ सॉइल लेयर पे, ठीक। सॉइल नहीं, सैंड लेयर ना। सैंड लेयर। फिर के अच्छा क्लीनिंग एंड वॉशिंग इसको 1 से 3 मंथ पर करते हैं। और परसेंटेज इसका फिल्टर वाटर के टू क्लीन वॉश मतलब पूरा पूरा वाटर के 0.2 से 0.6 वाटर मतलब फिल्टर करता है। 0.2 से कितना बोले? 0.6। 0.6। हाँ ठीक है। और इतना ही है और का। ये तो कंस्ट्रक्शन बताया, अब इसका वर्किंग बताओ। वर्किंग ना है इसका काम जो है यहाँ लिखेंगे, महंगा वाला हम लिखे थे। स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर कितना बोले थे? स्क्रैपिंग ऑफ टॉप 1 से 3 मीटर मतलब इसमें हम लिखे 15 से 25 mm तक। अरे 1 से 3 हाँ मीटर 15 से नहीं, 25 में सेंटीमीटर है। अच्छा तो होगा ना। सेंटीमीटर। हाँ हाँ 1.5 से 3 सेंटीमीटर मेरा लिखा हुआ है। तो हम इसका लिखे उससे करण के नोट से। हाँ सही है। मतलब उतना ही लमसम में है ना, सेंटीमीटर कर लो सही हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ना वो, इसमें थोड़ा सा फिगर देखोगे ना तब समझ में आएगा कि क्या क्या है। ऐसे हाँ हम लिखे फिगर। थे ना, उसमें देखो हम जो जो पॉइंट तुम बताए ना सारा लिखा हुआ है, लेकिन सारा अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ है। एक इनक्लोजर टैंक होता है, दूसरा लिखे हैं फिल्टर मीडिया जो सैंड वाला हो गया, बेस मटेरियल यानी ग्रेवल, अंडर ड्रेनेज सिस्टम बताए ही, और इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट। इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट हो गया। एक नहीं तुम बताए, ये अदर अप्रेंटिस, मतलब कि अदर अप्रेटस इसको समझो ना, वो सब भी लगा हुआ होता है, जैसे कि वर्टिकल एयर पाइप रहता है, फिर मीटर यानी गेज लगा हुआ रहता है प्रेशर नापने के लिए, और भी बहुत सारा अप्रेटस रहता है। ये सब हुआ, मतलब सारा पॉइंट सही ही बताया। वर्किंग लिखे हो अमन? वर्किंग बताओ, वर्किंग तो आसान है इसका। नहीं लिखा हुआ है। बताए थे ना, स्लो सैंड गजब। और रैपिड सैंड अभी तक नहीं लिखे हैं। लिखे हो आदित्य मैं तुम? अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है ना, देखो बता रहे हैं। इसका वर्किंग वैसे है ना, जैसे जैसे वर्किंग, काम होता है ना। हाँ ठीक है, जैसे जैसे काम होता है वैसे ही वैसे ही बता रहे हैं। देखो सिंपल है। ट्रीटेड वाटर जो सेडिमेंटेशन टैंक से हुआ ना, उसको सबसे पहले इनलेट चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे ना कि ये फिगरवा है तो अथी कीजिए ना, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। उससे बढ़िया से हो जाएगा। रुको निकाल रहे हैं फिगर को, देखना पड़ेगा कितना पेज में था। फिगरवा तो पारवा ने किए हैं। ठीक है प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तुम अमन अथी कर लेना, देखना होगा तो देखना, तो समझ तो गए कि हो। दिख रहा है ना? अरे यार हाइड हो गया, दिखा ना? हाँ कीजिए ना उसको। हाँ देखो यहाँ पे, अरे सिंपल समझो ना, इसका वर्किंग प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग
कि जो रॉ वाटर जहाँ जहाँ मेंशन तो सब चीज़ किया हुआ है ही इसमें, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो ये वॉल्व जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे किए हुए हैं एरो को, वहां से हमारा कौन सा वाटर आएगा? ट्रीटेड वाटर आएगा। तो ट्रीटेड वाटर कहो, इसमें तो रॉ वाटर लिखा हुआ है, लेकिन रॉ वाटर सीधे नहीं करते हैं, ट्रीटेड वही वाटर रहता है treated पहले water। से, और पहले से कुछ ट्रीटमेंट दिए हुए रहते हैं ना, वही। लेकिन याद रखना कि ये कोगुलेशन वाला वाटर इसमें नहीं आएगा, कि स्लो सैंड वाला है, ठीक है। तो इनलेट वाल्व भी ये होगा, इसी से पानी अंदर आएगा। और इसमें क्या आता है ना कि वाटर फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक से सीधे इसमें आएगा, ठीक है। पानी इधर से आया, ठीक है, इसमें भरा। और भरने के बाद क्या होगा ना कि देखो ये पूरा इधर साइड जो है ना सैंड और ग्रेवल दिख रहा है, ये पूरा फिल्टर अरेंजमेंट है। तो इस इनलेट चैम्बर में आया पहले, ये इसी को इनलेट चैम्बर बोलते हैं। यहाँ से पानी ऊपर होकर के इसमें जमा होगा पहले, ठीक है। और जमा होने के बाद एक समझो ना कि पार्टिकुलर हाइट तक जमा होगा तो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी थोड़ा सा तो प्रेशर चाहिए वाटर प्रेशर फिल्टर होने के लिए। फिर यहाँ से वाटर जो है फिल्टर होगा। क्या होता है कि सैंड 90 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 90 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, ये हेड, वाटर हेड जो बोलते हैं, ठीक है। 90 सेंटीमीटर वाला जो सैंड है उससे क्या होगा कि होल से होते हुए पास करेगा, ठीक है। देख रहे हो ये सब वर्टिकल वर्टिकल जो दिया हुआ है, यही सब है अंडर ड्रेन, ठीक है। अंडर ड्रेन से ही हाँ मतलब कि पानी पास होते हुए जमा होता है, फिर सारा वाटर इकट्ठा होते होते इसका कंस्ट्रक्शन एक और होता है यार, रुको दिखाते हैं। देखो एक्चुअल में ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब इधर साइड फिल्टर ये हुआ, एक फिल्टर ये हुआ, ठीक है। लेटरल ड्रेन से सारा होते हुए सेंट्रल ड्रेन में आ जाता है, ठीक है। हाँ और सेंट्रल ड्रेन ही वहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे इनलेट चैम्बर दिख रहा है जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, और ये सेंट्रल हाँ से होते हुए आउटलेट वेल में चला आएगा, ठीक है। उसी को बता रहे हैं अभी। तो ये सब जो है ना, लेट ये अंडर ड्रेन, वो सब जा करके ये सेंट्रल ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। अब देखो ये मेन सेंट्रल ड्रेन में चला जाएगा, उसके बाद सारा पानी इकट्ठा हुआ। अब इसमें भी तुरंत नहीं यहाँ पे बना देते हैं, कुछ ऊपर पे ले जा करके बनाते हैं, ठीक है। ये आउटलेट वाला जो हुआ, अब यहाँ से पानी आया और ये आउटलेट से बाहर चला गया, ठीक है। अब इसका सफाई करने के लिए कुछ नहीं, इधर से जैसे कि रैपिड सेंट फिल्टर रहता है ना, तो हम लोग इस उसका कंस्ट्रक्शन और थोड़ा टिपिकल रहता है, क्योंकि उसमें एयर पास कराने के लिए एक अलग से बना बना हुआ रहता है। फिर क्या रहता है कि पानी को हाई प्रेशर से देने के लिए ऐसे तो आउटलेट इसी से दे देते हैं, नहीं इसे नहीं ना देते हैं मन, अलग से रहता है पानी देने वाला भी, उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तब, ठीक है। तो उन दोनों को ओपन करते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, सीधे पानी आया बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको जब साफ करना रहेगा तो वही स्क्रैपिंग कर देंगे, ये जो टॉप लेयर है ना, उसको खरोचने वाला एक आता है अथी टाइप का, पोछा मारने वाला, देखे हो बड़ा सा जो रहता है, हम्म। बड़ा सा रहता है ना, उसका फोटो ऐसे हम भेज देंगे। एक टीचर बोर्ड को मिटा रहा था वही पोछा मारने वाला से, उसका फोटो भेज देंगे। तो वैसा ही रहता है, उससे हम लोग स्क्रैप कर देते हैं, मतलब इसको स्क्रैप मतलब खरोच देते हैं टॉप लेयर को, ठीक है। अब ये फिगर से तो समझ गए, अब हम बोलते हैं जो जो लिखे हैं उसको, ठीक है। द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक इज अलाउड टू इंटर द इनलेट चैम्बर ऑफ द फिल्टर यूनिट, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फिल्टर बेड। फिल्टर, ये ट्रीटेड वाटर जो है सेडिमेंटेशन टैंक से, वो इनलेट के थ्रू आया, और ये फिल्टर बेड जो है ना उस पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही फिल्टर बेड है, देख रहे हो? हाँ हाँ एरो को इधर उधर कर रहे हो तो दिख रहा होगा, वही हम्म। फिल्टर बेड है, उस पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा ठीक है। अब क्या होता है ना कि वाटर परकुलेट थ्रू द फिल्टर मीडिया से परकुलेट होगा वाटर, और प्यूरिफाइड होगा क्या प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। द वाटर देन इंटर्स द ग्रेवल लेयर, अब इससे फिल्टर हो गया ये 90 सेंटीमीटर जो सैंड है, तब ग्रेवल में होगा। अब ग्रेवल में होगा ना तो द वाटर इंटर्स ग्रेवल लेयर एंड कम्स आउट टू द फिल्टर वाटर, मतलब ग्रेवल से इंटर होते हुए नीचे आ जाता है। ग्रेवल फिल्टर नहीं करता है, ग्रेवल सिर्फ सैंड को सपोर्ट देने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। इट गेट कलेक्टेड इन द लेटरल्स, अच्छा जैसा कि बताएं कि ये सब लेटरल्स है, लेटरल्स में जमा हो जाता है, और लेटरल्स जाकर के सेंट्रल ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। मेन ड्रेन जिसको बोलो, चाहे सेंट्रल ड्रेन बोलो, एक ही बात है। द मेन ड्रेन फाइनली डिस्चार्ज थ्रू द फिल्टर वाटर वेल। अब देखो ये मेन ड्रेन जो है, ये फिल्टर वेल इसको बोलते हैं, ठीक है। कुआं जैसा दिख भी रहा होगा, इसमें पानी सारा तुम्हारा जमा होगा, स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, द फिल्टर इज फिल्ड विथ वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 मीटर एबव द सरफेस ऑफ सैंड। अच्छा, ये सरफेस ऑफ सैंड जो हुआ ना उससे 1.5 मीटर ऊपर तक, मतलब कि 1 से 1.5 मीटर ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। तब जाकर के समझो कि इसमें पानी जाना शुरू होता है आउटलेट में, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि वाटर इज पास थ्रू द लेयर एट अ रेट ऑफ, यानी कि फिल्ट्रेशन जो रेट यहाँ पे कहा जाए वो है 100 से 150 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कि जितना, यानी कहने मतलब ये रेट उतना ही रेट है जितना से पानी
यहाँ इनलेट चैम्बर से इसमें आ रहा है और जितना निकल रहा है ये दोनों सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, और प्रेशर का जब ज्यादा डिफरेंस होने लगता है ना है, तो फिर हम लोग को सफाई का जरूरत पड़ता है, इसको स्क्रैपिंग जैसा कि बताएं वो सफाई का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दोनों मतलब कि रेट ऑफ फीडिंग और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि दिस गिव अ कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू द फिल्टर बट व्हेन द फिल्टर हेड एक्सीड। अच्छा, फिल्टर हेड जब 1.3 यहाँ पे लिखो 1.3 से ज्यादा हो जाए ना तब क्लीनिंग का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, व्हेन द फिल्टर लूजेस अराउंड 90 सेंटीमीटर ऑफ हेड इट इज टेकन आउट ऑफ द सर्विस। अच्छा, 90 सेंटीमीटर ऑफ हेड जब लूज कर जाता है ना तो उसको आउट ऑफ सर्विस के लिए मतलब भेजते हैं कि अब उसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ड्रेन्ड एंड टॉप 15 सेंटीमीटर, वही बात लिखा हुआ है कि 15 mm तक, सेंटीमीटर बोल दिए, 15 mm तक हम लोग क्या करेंगे, सैंड को स्क्रैप्ड ऑफ करेंगे, रिमूव करेंगे, वॉश करेंगे। और उसके बाद फिल्टर जो है ना हमारा ये सर्विस में धीरे धीरे आएगा, वो तुरंत नहीं आ जाएगा। इसमें बताते हैं क्या होता है। क्या होता है ना कि जैसे स्क्रैपिंग किए ना तो उसमें हम लोग ये एक होता है क्या, बैड लेयर को क्या बोलते हैं, बैड मैट बोलते हैं मन, स्किन, बैड डर्टी स्किन बोलते हैं उसको, जिसको स्किन जेडके भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिफॉर्म होता है, मतलब कि समझो कि थोड़ा देर में रिफॉर्म होता है बैड लेयर। ठीक है, फिर और आगे 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उसको बोल देते हैं आफ्टर सेवरल स्क्रैपिंग। बार बार स्क्रैपिंग करोगे ना तो क्या होगा ना कि सैंड जो है, सैंड का ये जो बेड दिख रहा है ना 90 सेंटीमीटर जो है, ये क्या होता है कि बार बार स्क्रैपिंग करोगे तो क्या हो जाता है कि बहुत पतला हो जाएगा, फिर 90 सेंटीमीटर नहीं रह पाएगा। ठीक है, यानी एक बार स्क्रैपिंग किए 15, दूसरा बार किए 15 और सेंटीमीटर, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे कम होते सेंटीमीटर ही जाएगा। ना, बोलना चाहिए था यार, बाबा सेंटीमीटर बोल रहे हैं। तो मान लो कि ये 90 सेंटीमीटर से हो गया हम लोग का 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर हो गया ना तो फिर हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है ना कि जितना ओरिजिनल थिकनेस था ना इसका 90 सेंटीमीटर, उतना तक और बालू को भरना पड़ता है। और वही बालू होना चाहिए जो कि मतलब कि सारा ग्रेडेशन और क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट सब सेम रहना चाहिए। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पहले वाला ही सैंड मतलब मान लो फिर डालेंगे इसमें, चेंज नहीं करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था क्या, वर्किंग या ऑपरेशन इसको बोलो। इसमें हम सफाई वाला भी बता दिए। अब रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में बताइए। ये हो गया, अब प्रेजेंटेशन बंद करते हैं हम। बताओ, रुको नहीं। रैपिड सैंड फिल्टर बताइए, खुशबू आप बताइए रैपिड सैंड फिल्टर। मुझे सही से नहीं याद है। देख के बताइए। बताने से याद भी हो जाता है। हम लिखे नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बताने का। अमन तुम कुछ ये भी नहीं लिखे हो। अरे बताते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हाँ शॉर्ट में देखो, बताओ, फिर हम उसको लॉन्ग करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक इंक्लोजर टैंक होगा, वो रेक्टेंगुलर होता है ज्यादातर, मेनली मैसोनरी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है। डेप्थ ऑफ टैंक जो होता है 2.5 से 3.5 मीटर होता है। एरिया ऑफ फिल्टर बहुत कम, 10 से 80 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ यूनिट्स जो बताए थे एक बार, मिनिमम 2 होना चाहिए। और इसका एक निकालने का एक रफली फॉर्मूला भी था, मोरेल एंड वैलेस वाला, जो कि उतना याद तो रहेगा नहीं। और फिर फिल्टर मीडिया में क्या रहेगा, सैंड लेयर जो रहता है वो 7 से 90 सेंटीमीटर रहता है। इफेक्टिव साइज D10 का जो है 0.35 to 0.55 होता है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इसका 1.3 to 1.7 होता है, मीन्स यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा। फिर बेस मटेरियल में क्या, वही ग्रेवल रहता है, जो कि इसका काम इसमें एक और बढ़ जाता है, जैसे कि सपोर्ट तो करता ही है और साथ ही वॉश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम में हो जाएगा मेरा, जो फिल्टर वाटर है वो कलेक्ट होता है। और इसका एक और काम है, बैक वॉशिंग जो होता है ना, उसको में भी ये काम ही आता है। और अदर अप्रेंटिस में हो जाएगा मेरा वाश वाटर ट्रफ, एयर कंप्रेसर, रेट कंप्रेसर और कुछ मिसलेनियस एक्सेसरीज रहेगा। रेट इतना ही कंट्रोलर है। ना बे। अरे चलेगा, रेट कंप्रेसर भी। तो बताओ ना, और वॉश वाटर ट्रफ के बारे में बताओ। बड़ा वॉश एकदम स्पीड में वाटर, खींच रुको, दिया यार। हक, बोले तो शॉर्ट सब नोट्स बनाते हैं, इतना ही याद ही रहेगा, उससे आगे लिखे जो भी लिखे हैं वो याद थोड़ी रहे वाला है। तो फिर भी डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में चलना चाहिए था। नोट्स नहीं बना हुआ है मेरा। वॉश वाटर ट्रफ का फिगर कहाँ पर है, नहीं बना हुआ है भाई।
अरे फिगर नहीं बताते जाओ ना, जैसे 4 गो अदर एपरेटस हो ना, उसके बाद में एक एक लाइन तो कम से बताओ। रुको बताते हैं, बुक खोलने दो। है ना, ऋतु में लिखा हुआ है ना, नहीं होगा। निराली वाला है। ऐसे बताओ ना, देखो छोड़ो हटाओ, हम बता देते हैं। देखो द मिल गया, राइजिंग। हम क्या मिल गया, बताओ। मिल गया, पूरा डिटेल में लिखा है ऋतु। वॉश वाटर ट्रफ में क्या होता है, वॉश वाटर ट्रफ, इसी को गटर भी बोलते हैं। इसमें जो होता है ना, है फिल्टर वाटर के बाद जो डर्टी वाटर बचा ना, उसको इसमें मतलब डालता है। और अच्छा। वॉश वाटर ट्रफ जो है, कास्ट आयरन, फाइबर ग्लास, आरसीसी, रेनफोर्स्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक। और एयर कंप्रेसर एक था, जो कि ऊपर में एक मतलब फिगर में बना हुआ था ना, कि वॉश वाटर के टाइम में इसका काम आता है। ये जो होता है ना, एयर कंप्रेसर आर यूज्ड टू एगिटेट सैंड ग्रेन ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फिल्टर। एगिटेट मतलब, एगिटेट मतलब समझो कि डिस्ट्रीब्यूट करना बस। अरे अच्छा। मतलब जाम वगैरह है ना, मतलब पोर्स को भर गया तो उसको साफ सफाई करने के लिए उसका यूज होता है। सही है। मतलब एयर के जनरली एयर और प्रेशर के कारण। कंप्रेसर का जो रेट होता है वो 0.6 से 0.8 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया होता है। 5 मिनट के लिए इसको करते हैं। और वही कंप्रेसर सफिशिएंट एयर प्रेशर का होना चाहिए, जो कि जो कि मतलब क्या, डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब डेप्थ ऑफ जो सैंड लेयर है ना, उतना तक तो सफिशिएंट होना चाहिए कि वो कर सके। और एक रेट कंट्रोलर लगा देते हैं, जो फिल्टर वाटर हुआ उसको कितना रेट से छोड़ना है उसके लिए। और फिर हेड लॉस को भी कंट्रोल करने में रेट कंट्रोलर काम आता है। और मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट में मेरा हो जाता है हेड लॉस इंडिकेटर, मीटर और फ्लो मेजरमेंट। और बस इतना ही है। हाँ इतना काफी था। तो बस पहले तुम बता दिए, इसका क्या बता दिए, कंस्ट्रक्शन बता दिए, कंस्ट्रक्शन, पहले तो रैपिड एंड फिल्टर बताना था। रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में ये सब जानना जरूरी है ना। रुको, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो इसका होता है 30 टाइम्स मोर होता है स्लो सैंड का। मीन्स कि 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसका फिर वॉशिंग पीरियड जो होता है 24 से 48 घंटा ही होता है। और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग जो होता है, इसका 2 से 5% ऑफ फिल्टर वाटर होता है। उसका कितना था, 0.2 to 0.56% था ना। 0.6% था टोटल फिल्टर वाटर का। मतलब इसमें ज्यादा लॉस है वाटर फिल्टर का। हाँ। फिर रेट ऑफ वॉशिंग जो होता है, इसका 15 से 90 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। और टाइम टेकन फॉर इंटायर प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग 15 मिनट होता है। और कुछ लिखा हुआ है, बोलिए। नहीं वो सही है, ओवरऑल था वे, ओवरऑल प्रोसीजर जो है ना बैक वॉशिंग का, वो 15 मिनट तक है। हाँ तो वही तो बोले। ठीक है। और किसी को पॉइंट बोलना है रैपिड एंड फिल्टर में। आप ही है जनरली इसका। बताएं, दो दो को मतलब रैपिड सैंड फिल्टर रखते ही हैं, जहां पर मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक वो खराब हुआ तो दूसरा यूज होगा। हाँ इसमें 2 गो रखते हैं, और जो स्लो सैंड फिल्टर है उसमें मिनिमम 3 गो यूज करते हैं। 3 को रखते हैं। 2 गो तुम्हारा वर्किंग कंडीशन में रहेगा, और 1 गो रखेंगे स्टैंड बाय मोड पे, यानी इमरजेंसी में अगर उसका जरूरत पड़ेगा तो उसी का यूज करेंगे। और इसमें तो फॉर्मूला है ही, मिनिमम 2 रखते हैं, 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं, क्या कि एन बराबर है ना 1.22 √Q। तो क्यू मतलब डिस्चार्ज, ये कैपेसिटी जो है ना प्लांट का कैपेसिटी, वो एमएलडी में भरोगे, आ जाएगा कितना हम लोग को फिल्टर का जरूरत है। चलो इसका थी कंस्ट्रक्शन हो गया ना, वर्किंग हम बताते हैं अब। प्रेजेंट करते हैं वर्किंग के लिए। करो, लीजिए। हम हटा। दिखा बॉस। जी। क्लियर है ना फिगर। हाँ। ठीक है बता रहे हैं। देखो बता रहे हैं। सबसे पहले जो दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हम्म, दिखा। ये सब वाल्व हाँ है, हाँ ठीक है। वाल्व का नाम याद रखना जरूरी है, तभी जाके समझ में आएगा पूरा प्रोसीजर। तो नंबर 1 है ना, ये इसको बोलते हैं इनलेट चैम्बर है, तो इसको इनलेट वाल्व बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये पानी को अंदर आने देगा, ठीक है। इनलेट वाल्व इसको बोलेंगे। और ये जो 2 है, ये जो 2 है ना, वो देखोगे कि नीचे जाकर के वास्ट वाटर गटर में जाकर के मिल रहा है। ये 2 जो वाल्व है जा रहा है ना नीचे में, ठीक है। तो हाँ। इसका नाम है वेस्ट वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम इनलेट चैम्बर। यानी इनलेट चैम्बर से वेस्ट वाटर को ये गटर तक पहुंचाएगा, ठीक है, वाश वाटर को। तो यही इसका वाल्व का नाम हो गया। नाम और फंक्शन एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे कहाँ है, ये थर्ड नंबर है, ठीक है। थर्ड नंबर का बता रहे हैं, वेस्ट वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम मेन ड्रेन। ये जो मेन ड्रेन नीचे है ना, इसको मेन ड्रेन बोलते हैं। तो ये भी हमारा वेस्ट वाटर को ही 3 नंबर जो है वो ये करता है, मेन ड्रेन में भेजता है। लेकिन ये मेन ड्रेन से भेजता है, मतलब वेस्ट वाटर को ये भी भेजता है, लेकिन ये कहाँ से भेजेगा, हमारा मेन ड्रेन से। और वो भेज रहा था हमारा इनलेट चैम्बर से भेज रहा था, जो नंबर इनलेट 2 था। चैम्बर। हाँ ठीक है, नंबर 3 है ये। अब नंबर 4 का बता रहे हैं। नंबर 4 जो है फिल्टर वाटर सप्लाई वाल्व इसको बोल सकते हो। यानी कि इधर से फिल्टर वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है, नंबर 4 से, ताकि प्रेशर से ऊपर चला जाए। फिल्टर वाटर सप्लाई वाल्व भी देखो, ये इधर भी बना सकते हो, कहीं कहीं देखो कि इधर से भी निकाल देता है। तो ये जो 4 नंबर वाला है, तो इसमें कुछ नहीं है, हमारा जो जितना भी पानी फिल्टर होगा ना, वो इसी से मतलब कि इसी जाएगा समय आगे। हाँ अब यहाँ पे धोने के लिखा लिए हुआ इसको है। बंद कर देंगे। हाँ धोते समय इसको बंद कर दे, फिल्टर वाटर ये बिल्कुल तीन निकालता है। तो इसमें तीन लिखा को हुआ है ना, खोल टू देंगे। डिसइंफेक्शन यूनिट तक इसको भेजेंगे, ठीक है। फिल्टर वाटर जो यहाँ से आएगा, उसको डिसइंफेक्शन वाला यूनिट में भेज देंगे। वो भी एक टैंक ही होगा, डिसइंफेक्शन टैंक, ठीक है। अब जो 5 देख रहे हो, देखो ये जाकर के ऊपर में लिखा हुआ है एयर कंप्रेसर यूनिट। तो ये जो 5 नंबर वाल्व है ना, वो अलाउ करेगा एयर कंप्रेसर को, तो इसको बोलेंगे एयर, ये कंप्रेस्ड एयर वाल्व इसको बोल सकते हैं 5 नंबर को। और जो 6 नंबर है, वो ऊपर में देखो लिखा हुआ है वॉश वाटर स्टोरेज टैंक। तो पानी जो होता है ना बैक वॉशिंग में जो यूज करते हैं, वो इसी टैंकर से आता है, ठीक है। देख रहे हो कि काफी ऊंचाई पे बनाया है, 7 से 10, ताकि हम लोग को हाई प्रेशर पे पानी ऊपर से नीचे आए, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉश वाटर रेट कंट्रोलर, यहाँ पे लगा होता है, मतलब कि बिल्कुल भाल्व के पास ही लगा रहता है। भाल्व का नाम हुआ वॉश वाटर सप्लाई भाल्व। तो सिंपल सा प्रोसेस बता देते हैं। जैसा स्लो सैंड का प्रोसेस है ना, वैसे ही सारा भाल्व को बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ना तो हम लोग को वॉश वाटर चाहिए, ना ही हम लोग को एयर प्रेशर चाहिए, ना ही हम लोग को देखो, अगर इस सबको खुला रखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इनलेट चैम्बर से पानी जाएगा ही नहीं। इनलेट चैम्बर में इधर से पानी आया 1 से, और इधर से इधर चला जाएगा ये गटर में, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 1 को और 4 को खुला रखते हैं, ठीक है। 1 से खोला पानी रखते हैं। आया, पानी गया और से इसमें, फिल्टर हुआ। फिल्टर, हाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर हो करके ये 4 से फिल्टर वाटर डिसइंफेक्शन यूनिट में भेजेंगे। ये हुआ हमारा सिंपल क्या, सफाई करने वाला। लेकिन जब बैक वॉशिंग करते हैं ना, तो उसका थोड़ा टेढ़ा प्रोसेस है। देखो उसका बताते हैं, ये तो समझ ही गए, इसमें कुछ खास नहीं था। सिर्फ इतना रखो कि 1 और 4 को हम लोग भाल्व का यूज करते हैं कब, जब हमारा रैपिड सेंट फिल्टर किस कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में वर्किंग रहेगा, तब उसका कंडीशन। हाँ तब उसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि अच्छा, अब जब बैक वॉशिंग का टाइम आता है ना, जब मतलब मान लो कि हेड ज्यादा हो गया, पानी जो है उतना नहीं फिल्टर कर पा रहा है, या कर पा रहा है तो फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना हम लोग का, कि ये मतलब बैक वॉशिंग करते हैं, तो ये जो ग्रेवल है वो 2 काम यहाँ पे करता है। एक काम ये करता है ना कि बैक वॉशिंग का जो वाटर आ रहा है उसको प्योरली मतलब कि सरफेस एरिया में फैला दे रहा है, यानी कि सैंड के चारों तरफ फैला दे रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में फैला दे रहा है, ताकि सब तरफ से पानी सैंड से पास और सारा पोर्स ये हो जाए, ठीक सही हो जाए, ठीक है। तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको बता देते हैं ऐसे, रिलेट करना फिगर से ही। देखो पहले बता देते हैं कि बैक वॉशिंग क्यों करते हैं। तो व्हेन सैंड बिकम्स डर्टी, ठीक है, सैंड जब डर्टी हो जाएगा, और इसका इंडिकेशन हम लोग को कैसे मिलेगा, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ हेड से पता चल जाएगा ना कि ये डर्टी हो गया, अब उतना सप्लाई पानी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। यानी एक्सेसिव हेड जनरेट हो गया, यानी हेड लॉस ज्यादा हो गया, ऐसा कर सकते हो। तो फिल्टर मस्ट बी क्लीन्ड एंड वॉश, तो फिल्टर को क्या करना होगा कि उस केस में साफ करना होगा। अब इसमें जो जो बात बताएं उसको पढ़ देते हैं। फॉर क्लीनिंग द रॉ वाटर सप्लाई एज वेल एज फिल्टर सप्लाई हैव टू कट ऑफ, ठीक है। जब क्लीनिंग करना है तो रॉ वाटर सप्लाई जो यहाँ से आ रहा है इनलेट के थ्रू, रॉ वाटर बोलो, या पहले से कुछ ट्रीटेड वाटर है उसको बोलो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाटर फ्रॉम कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक आएगा, ठीक है। और स्लो सैंड में जैसा कि बताया था कि सिर्फ हम लोग का सेडिमेंटेशन से पानी आएगा, लेकिन इसमें सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन प्रोसेस से आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 हुआ, ठीक है। यहाँ से इसको 1 को
और कहाँ गया ये 4 नंबर, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्लोज पहले ही कर देंगे। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लीनिंग करने के लिए रॉ वाटर सप्लाई और साथ ही साथ फिल्टर सप्लाई दोनों को कट ऑफ कर देना है, यानी वाल्व को बंद कर देंगे। बेड को ड्रेन कर देंगे। ड्रेन का मतलब समझो कि सूखा हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे ना कि वॉश वाटर सेंट बैक अपवर्ड थ्रू द फिल्टर बेड। ये वॉश वाटर यहाँ से आएगा। ठीक है, वॉश वाटर से टैंक के ऊपर जो है ना छोटा सा बना हुआ, वहां से आएगा, पानी ऊपर की ओर जाएगा और साफ सफाई होगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर बता देते हैं। दिस अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि फिल्टर बेड से होते हुए ऊपर की ओर जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं ना कि सिर्फ वॉश वाटर प्रेशर से नहीं आता है, इसमें कंप्रेस्ड एयर, यानी कि जो ये एयर का कंप्रेसर दिया हुआ है ना, यहाँ से प्रेशर से हम लोग एयर का भी सप्लाई करते हैं ग्रेवल्स के थ्रू, और ग्रेवल से होते हुए हमारा सैंड के ऊपर ही जाता है। ठीक है, ग्रेवल्स वही एयर को भी वो एगिटेट करवा देगा, मतलब सारे होल्स में सैंड का पहुंचा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना हमारा कि सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज जो है ना वो सारा हम लोग का सैंड का होल्स से निकल जाता है। ठीक है, अब देखो वही चीज लिखा हुआ है कि 1 और 4 सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 और 6 को ओपन करते हैं। ये 5 और 6 बैक वॉशिंग के लिए वाटर, और ये 6, ये 5 6 को सिर्फ ओपन करेंगे एयर कंप्रेसर, और 6 को। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा वॉश वाटर आएगा, कंप्रेस्ड एयर भी साथ में दोनों आएगा बिल्कुल। ये ग्रेवल और सैंड बेड्स को क्लीन कर देगा। ठीक है, अब जब हम लोग का ये एयर का यूज हो जाता है तो सबसे पहले 5 को बंद करते हैं, 6 को भी चालू रखेंगे, 5 को बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर एयर का काम हो गया, जितना एयर चाहिए था उसका काम हो गया, तो 5 को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि डर्टी वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम वॉशिंग ओवरफ्लो इनटू द वॉश वाटर थ्रू। ठीक है, अब जितना पानी साफ सफाई से ऊपर, जैसे कि बैक वॉशिंग कर रहे हैं तो प्रेशर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते इससे क्या होगा कि इनलेट चैम्बर में पानी आएगा। ठीक है, और इनलेट चैम्बर से आते हुए ये सेकेंड से हम लोग का क्या चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा ना वॉश वाटर गटर में। ठीक है, तो भाल्व 2 को ओपन कर देते हैं। अब जब पानी जो है ओवरफ्लो होने लगा इसमें से, तो और इनलेट चैम्बर में आ गया, 1 को तो बंद कर दिए पहले ही, इसमें 2 में आ गया, तो अब 2 को भाल्व को खोल देंगे। पहले से बंद था 2 को खोलेंगे तो गटर में चला जाएगा ना वॉश वाटर। ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर है। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ना हम लोग 3 से 5 मिनट तक क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। 3 से 5 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। सुनने में भले ही लगा कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन 3 से 5 मिनट में ये काम हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि 2 को अब बंद कर दो। ठीक है, 2 को बंद कर दो, 1 को खोल देंगे। ठीक है, 1 को खोलेंगे और एक 3 को खोलेंगे। ठीक है, इसको अभी नहीं खोलेंगे, जो सप्लाई वाला 4 जो है ना फिल्टर वाटर को जो सप्लाई करता है उसको बंद ही रखेंगे। 1 को खोलेंगे, पानी इधर से आएगा फ्रेश वाटर, और ये 3 नंबर को खोल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा ना कि इधर से पानी आएगा, फिल्टर तो पानी होगा, लेकिन वो फिल्टर पानी फिल्टर नहीं रहेगा, और वो वॉश वाटर जो है इसमें अटका हुआ रहेगा, जितना भी इम्प्योरिटी थोड़ा देर के लिए वो सब भी साफ होगा, और ये 3 से गटर में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि इसको थोड़ा तुरंत मतलब यूज नहीं करते हैं, जब बैक वॉशिंग किए तो तुरंत इसका यूज नहीं करेंगे, वो वॉश वाटर गटर में चला जाएगा। ठीक है, और समझो ना कि पूरा प्रोसीजर वॉश वाटर मतलब पूरा वर्किंग कंडीशन में आने के लिए स्लो सैंड फिल्टर को, ये रैपिड सैंड फिल्टर को हम लोग को 15 मिनट लगता है पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब लगेगा कि पानी साफ हो गया तो 3 को बंद कर देंगे और 4 को खोल देंगे, फिर हम लोग का वर्किंग कंडीशन में आ गया। जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में ही कि 1 और 4 रखते हैं कब, जब हमारा स्लो ये रैपिड सेंट फिल्टर वर्किंग कंडीशन में रहता है तब। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे याद रखो कि 2 से 5% हम लिखे हैं टोटल फिल्टर वाटर का। देखे ना इसमें ज्यादा पानी का यूज हुआ ना, इधर से हम लोग को बैक वॉशिंग के लिए फिल्टर वाटर देना पड़ रहा है रॉ वाटर, और इधर से थोड़ा सा पानी भी फ्लो करवाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये सब मिला करके थोड़ा सा ज्यादा पानी खर्चा हो जाता है 2 से 5%। अब देखो रैपिड फिल्टर ग्रेविटी फिल्टर जो हुआ वो क्लॉग्ड हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें ऐसे भी यूज कर रहे हैं हम लोग का कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, तो जल्दी जल्दी क्लॉग्ड हो जा रहा है, तो इसका वॉशिंग जल्दी जल्दी पड़ता है, यानी कि 1 से 2 दिन में इसका जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, और डिफरेंस तो जान ही रहे हो, मैम का असाइनमेंट दिए ही होंगे, उसमें डिफरेंस है। चलिए तो डिफरेंस एक कोई बंदा बोलिए, डिफरेंस जल्दी जल्दी बताए ना स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड का, थोड़ा स्पीड में, डिसइंफेक्शन तक करना है आज। बोलो अभी। अरे सिंपल तो है, चाहे रहे तो क्या, इसको क्या बोलता है मन, डिफरेंस को रहने देते हैं ना ये। हाँ, डिफरेंस रहने दो। ऐसे भी असाइनमेंट भी हम लोग किए हैं तो डिफरेंस याद हो गया। चलिए अब प्रेशर फिल्टर पे आइए, प्रेशर फिल्टर बताओ अमन, लिखे हो ना।
शॉर्ट नोट्स। बताओ ना यार, जे है। ये आगे तक लिख लिया था। जब बताओ, बहुत हम बताएंगे। ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर को मतलब शॉर्ट पीरियड में अगर करना है उसको फिल्टर, तो हम प्रेशर फिल्टर का यूज करते हैं। इसमें फिल्ट्रेशन जो होता है अंडर प्रेशर होता है। इसका ज्यादातर यूज कहाँ करेंगे, तो मतलब पीने वाला में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। करते हैं कहाँ है, स्विमिंग पूल में करेंगे, रेलवे स्टेशन में करेंगे, इंडस्ट्रियल ETC एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका बहुत हाई होता है, 6000 से 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी बहुत लो, 60 to 70% मतलब रिजनेबल होता है, इसलिए उसको स्विमिंग पूल सब में करते हैं। फिल्टर मीडिया 0.5 to D.7 होता है, D10। और कॉफी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1.2 मीटर, 1.2 मीटर नहीं, सिर्फ 1.2। ठीक है। ठीक है। और अदर इन्फो भी है इसका। हाँ, वही जो बताया ना कि फिल्टर जो 6000 से 15000 है, तो ऐसे रिलेट करो ना। जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर से 30 टाइम्स ज्यादा हुआ हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। और रैपिड फिल्टर से 2 से 5 गुना हमारा हुआ ये प्रेशर फिल्टर। है ना, 6000 से 15000, हाँ हाँ। तो तीन दूनी 6, 3 5 15 हुआ ना। और तो इसमें कुछ खास नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसको एक बात और कह सकते हो कि ये प्रेशर फिल्टर जो है रैपिड सैंड फिल्टर का ही एक छोटा सा मॉडल कह सकते हो, क्योंकि सारा चीज इसमें भी बालू वगैरह रहेगा ही। ज्यादातर यूज अच्छा। कहाँ किया जाता? इसका यूज 2 3 जगह ऐसे रेलवे स्टेशन पे यही वाला रहता है, बहुत सारा हाउस में भी इसका यूज स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग स्विमिंग पूल वाला है ना, इसका मेन है, स्विमिंग पूल में यूज होता हाँ, है। मेन स्विमिंग पूल वाला यूज याद रखो कि इसी से करते हैं। कॉलोनीज इंडस्ट्रियल विथ प्लांट में भी, ये। प्लांट इस में रहता है, वाटर का यूज होता है ना, तो हाँ उसमें भी हाँ हाँ, इसी बिल्कुल। का ट्रीटमेंट वाला वाटर यूज करता है। इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर को ही ना पिलाना है, ज्यादा थोड़ी ना पूरा ट्रांसफर करना है इधर उधर। इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ बताओ। और एक था प्रेशर जो डेवलप होता है ना, वो 0.3 to 0.7 एम्पियर रहता है। ओके। डिसएडवांटेज में हो गया हाई क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, अदरवाइज फिल्टर क्लॉग, मतलब ज्यादा गंदा पानी साफ नहीं करेगा, थोड़ा मतलब साफ ही रहेगा, उसी को साफ करता है। डिफिकल्ट टू हाँ हाँ, सही इंस्पेक्ट, बात है। क्लीन एंड रिप्लेस सैंड। फिर ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ दिस फिल्टर इज स्मॉल। फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो इसका हाई हो गया, ये एडवांटेज हो गया। फिर कॉस्टली होगा, जब कॉस्टली होगा अगर हमको बहुत कम अमाउंट में अगर वाटर साफ करना है। अगर लार्ज अमाउंट में करना है तभी इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि प्रेशर देने के लिए भी तो ये सब मोटर ये सब का जरूरत हो ना। तो फिर पंप का जरूरत हो गया, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में यही हो गया, लार्ज क्वांटिटी वाटर इजिली करेगा, जहाँ और वो भी रिजनेबल फिल्टर मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से करेगा। पार्टिकल रिमूवर एफिशिएंसी भी ज्यादा गंदा नहीं है, सही सलामत है। और इसका ये था टाइम पीरियड बहुत कम लेता है। और कोई है एडवांटेज? एडवांटेज में वही है कि छोटा सा है तो कहीं भी इसको लगा दो। और फिटिंग्स इसमें बहुत कम होता है, सही बता रहे थे। ये स्मॉल स्पेस में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ये सब पता। अच्छा, इसमें था यार, मैनुअल ऑपरेशन और सुपरविजन का कोई जरूरत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल ये होता है। और जैसे उस सब में ऐसे ही समझो ना कि उस सब बड़ा बड़ा प्लांट में लगाते हैं, तो सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन टैंक में बनाते हैं, कोगुलेंट टैंक। लेकिन इसमें उस सब की क्या जरूरत है, ये तो ऐसा ही साफ कर देगा। सीधे पानी डालो, साफ करके निकालेगा। चलिए, तो अब डोमेस्टिक फिल्टर कोई लिखा है तो बताइए, नहीं तो उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना, काहे कि कोई बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ना लिखे हैं। डोमेस्टिक फिल्टर मतलब जो घर में यूज करते हैं वही वाला फिल्टर। ऋतु 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 में दिया है, बताओ और क्या। फालतू दिया है। आरो इसमें तो गई ना। रहे, ढूंढ कर लिख क्या? लेंगे। रहने दो, चलो, डिसइंफेक्शन में करो। डिसइंफेक्शन करते हैं। क्या ये डिसइंफेक्शन? डिसइंफेक्शन तो मैम लिखवाई, वो तो शॉर्ट में लगता है लिखवा देंगे यार। मैम वाला करेगा मान। डिसइंफेक्शन का मेरा नोट्स बना हुआ है, हम कर सकते हैं, बोलो जहां तक डिटेल में। डिटेल में कर सकते हो तो करो ना, तो मेरा डिटेल में नहीं लिखा, मैम का सिर्फ लिखा हुआ है मेरा। मेरा बुक इसे मिलाया हुआ है। ओ, भेज देना यार नोट्स में।
बताओ, डिसइंफेक्शन यानी पैथोजेंस को मारना ही डिसइंफेक्शन है। हाँ, बोलते जाइए। एक लाइन है ये, मैम वाला नोट्स में कैसे रहता है? तो डिसइंफेक्शन जो है केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस से किया जा सकता है। फिजिकल में क्या हो अच्छा। जाएगा, मेरा हीटिंग हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। केमिकल में मेरा हो जाएगा एडिशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मीन्स वही है, केमिकल्स हो जाएगा। और फिर एक और टर्म आता है डिसइंफेक्शन के साथ, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली पैथोजेंस को ही मारता है जो कि मतलब मेरा हार्मफुल रहता है, और स्टेरिलाइजेशन में जो होता है पैथोजेंस और नॉन पैथोजेन दोनों को किल करता है, यही डिफरेंस है बस। और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया डिसइंफेक्शन का? स्टेरिलाइजेशन में और एक जगह देख रहे थे ना, स्टेरिलाइजेशन में बोल रहा था कि टोटल जितना भी है ना तुम्हारा बैक्टीरिया चाहे जो भी, सबको मार देता है। तो वही ना, पैथोजेंस और नॉन पैथोजेन दोनों को उड़ा दे रहा है ये। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम लोग को स्टेरिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, कहा कि बहुत सारा नॉन पैथोजेन जो है ना, वो हेल्दी भी होता है बैक्टीरिया। हाँ तो हम लोग करते कहाँ हैं, वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन ही करते हैं, स्टेरिलाइजेशन तो कहाँ करते हैं। फिर है हाँ तो ऑब्जेक्टिव और कंटिन्यू करो। डिसइंफेक्शन, बोल तो रहे हैं। जहाँ पे डॉट होगा बोलना, जल्दी जल्दी बोलेंगे। दो ही का लिखे ऑब्जेक्टिव, एक तो है बैक्टीरियल इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा और दूसरा है टेस्ट, ऑर्डर और कलर को रिमूव करता है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो पहला जो होता है इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड हाई स्किल्ड और इज कॉस्टली इक्विपमेंट का भी यूज नहीं करवाना चाहिए। फिर जो इस ये होता है, जो ऑल हार्मफुल पैथोजेंस को तो मारना चाहिए, लेकिन जो होता है पीने के लिए या मतलब यूज के लिए परफेक्टली सेफ होना चाहिए। फिर हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, जिस टाइम में हमको रिक्वायर्ड हो उसी टाइम में और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वर्क कर ले। टॉक्सिक और ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए यूजर्स के लिए। और फिर इसका मेन प्रॉपर्टी होना चाहिए रेसिडुअल कंसंट्रेशन, ठीक है। और रेसिडुअल कंसंट्रेशन मतलब यही हो गया कि कितना देरी तक वो अपना पावर को बनाए रख सकता है वाटर के अंदर। फिर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन में क्या हो गया, बताए थे फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में वही बॉइलिंग हो गया, यूवी रे हो गया, और केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को हैलोजन भी डाल दो। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट से करते हैं, ये ज्यादातर गांव में यूज होता है, इसका मेन पॉइंट था। मेटल आयन से करते हैं, जैसे कि सिल्वर्स हो गया, कॉपर्स हो गया। फिर एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट एक होता है, और एक होता है अल्कली एंड एसिड, इसके थ्रू भी करते हैं। जिसमें से सबसे मेन होता है क्लोरीनेशन, जो मोस्टली कॉमनली अडॉप्ट होता है, और इंडिया में भी इसी का पार्टिकल अडॉप्ट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट में है पहला बॉइलिंग। इसमें क्या करते हैं, वाटर को 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका है ना, दो वेरी किया, एक जगह हमको 80 डिग्री सेल्सियस मिला और एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस मिला, दोनों लिख दिए थे। और फिर ये पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं होता, इसको पब्लिक वाटर के लिए कितना गर्म करते रह जाएगा, तो वही है, इसको घर में यूज करते हैं, वही घर पे हम लोग गर्म करके ही पानी पीते हैं, वो वाला। और फिर अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू करते हैं, ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रे से वाटर पास कराते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रे को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो एक इंक्लोज मेरा क्वार्ट्ज का बल्ब होता है, और इसके अंदर मरकरी भरा हुआ रहता है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करेंगे तो उस जो क्वार्ट्ज बल्ब है उससे मेरा यूवी रे इमिट होता है। तो यही वाला जो है ना, यूवी रे जो हम लोग का आरओ रहता है ना, उस यही वाला लगा हुआ रहता है कि मरकरी है ना क्वार्ट्ज बल्ब में रहता है, और उस जब इलेक्ट्रिक पावर देते हैं तो यूवी रे जनरेट होता है, उससे जब वाटर पास कराते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वाटर का, वो मरते जाता है और वाटर हमको साफ मिलते जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, कॉस्टली होगा, रेसिडुअल एक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इनइफेक्टिव होता है जब अगर मेरा वाटर का टर्बिडिटी 15 ppm होता है। यूज में क्या हो गया, इसका यूज भी इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है ये वाला, और हॉस्पिटल और सही सही बताया। सर्जरी वाटर में भी इसका यूज होता है। और यूवी रे वेवलेंथ का एक वेवलेंथ लिखा हुआ है एक जगह 250 से 260 mm कहीं पूछ सकते हैं। फिर तीसरा MM है, या फिर नैनोमीटर? एमएम में लिखा हुआ नैनोमीटर है नैनोमीटर 250। एनएम है यार, एनएम है। एमएम है 250 से 260।
मैम का नोट्स बता अरे रही एन वेवलेंथ तुम, अरे वेवलेंथ एनएम में ना होगा, नैनोमीटर में ना। एमएम है एमएम। एमएम में लिखवाई थी यार। अरे अरे यार, यूवी रे का तुम ही सोचो ना, एमएम में रहेगा तो हम लोग को दिखने लगेगा बे। अरे रुको 250 सर्च मार लो ना एक बार। अब लिखा हुआ है तो हम एक बार सुधारेंगे अरे देखेंगे। ऐसे सोचो ना, लाइट का रे है ना यूवी रेज, तो उसका वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ नैनोमीटर में बहुत कम रहता है। अरे पढ़े हो एनएम ना ही होगा, कल रे। नैनोमीटर। रे अच्छा ठीक है समझ सकते हैं। हाँ एनएम में सर्च मार लिए। एमएम में है ना। नहीं एनएम। एनएम नैनोमीटर। अच्छा ठीक है। और फिर अगला एक अल्ट्रासोनिक वेव से थ्रू करते हैं। इसका ज्यादा लिखना नहीं है, इसमें वही है जैसे यूवी रे से पास कराते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव पास कराते हैं। ये भी वेरी कॉस्टली होता है और यूज में नहीं है अभी फिलहाल। और फिर सेकंड मेथड है केमिकल। पहला हो गया लाइम ट्रीटमेंट। लाइम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एक्सेस लाइम ऑफ वाटर इंक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ये मेरा प्रॉपर्टी है लाइम का। और जब ऐसा मतलब पाया गया है, जब पीएच जो वाटर का है 9.5 से एवब हो जाता है, तो बैक्टीरिया उसका जो रहता है ना, मतलब पैथोजन, वो मर जाता है। इसीलिए लाइम को एक्सेस अमाउंट दे देंगे तो मेरा पीएच बढ़ जाएगा और मर जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, चीप हो गया, मतलब लाइम इजिली अवेलेबल है, रेसिडुअल पावर हाई है इजिली, और फिर इफेक्टिव टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिसएडवांटेज में क्या हो गया कि जो ये जो है वाटर का कलर चेंज कर देता है मिल्की वाइट में, जो कि कंज्यूमर रिजेक्ट कर देता है। और फिर इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये से एक वन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और ये जो है इसको हटाने के लिए हमको मतलब रिकार्बोनेशन करना होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिजोल्व करते हैं। वही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट है पूरा वो डिजोल्व होता है, तो इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सेकंड मेथड हो गया, कोई दिक्कत। नहीं रे, सब तो मैम लिखवाए, वही वाला पॉइंट भी बता रहे हो, एक्स्ट्रा भी बता रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ना बोलते रहो, हमको लगता है हमसे बोलने जा रहे हैं। हमको फिर यही लगता सेकंड है। है सेकंड है ट्रीटमेंट विथ मेटल आयंस। इसमें सिल्वर और कॉपर दोनों जो मेटल है इसके पास जर्मिसीडल पावर होता है, जिससे वो जर्म्स को मार देता है। सिल्वर ज्यादा इफेक्टिव भी है लेकिन कॉस्टली ज्यादा है, मतलब दोनों इफेक्टिव ही है लेकिन सिल्वर ज्यादा इफेक्टिव है। और इसका एक इम्पोर्टेंट है कि जो सिल्वर से हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको इलेक्ट्रोकैटाडाइन प्रोसेस भी बोलते हैं। फिर थर्ड है मेरा हाँ ट्रीटमेंट विथ सिल्वर आयन। ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। It is popular disinfectant for well water supplies in villages which are contaminated with lethal amount of bacteria. Besides killing bacteria, it also helps in oxidizing the taste producing organic matter. एडवांटेज में क्या हो गया, पावरफुल ऑक्सीडेंट है। और डिसएडवांटेज में क्या हो गया कि ये बहुत मतलब टाइम लेता है, इसलिए इसको शहर में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कुआं सब में डाल दो तो साफ कर देगा। 24 घंटा मिनिमम लेता है और इसका मतलब पीरियड जो होता है 24 से 48 घंटा वैरी करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, इसलिए इसका सिटी में यूज नहीं होता है, क्योंकि सिटी में जो वाटर है बल्क क्वांटिटी में नीड होता है। और इसका डिसएडवांटेज में एक और है कि ये जो है पिंक कलर को फॉर्म करता है। और ये जो है इंडिकेशन भी है, अगर पिंक कलर मेरा फॉर्म हो गया तो समझो कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो और एक हाँ इसका और डिसएडवांटेज है कि टाइम के साथ ये ब्राउन प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करता है। तो अगर करते जाएगा तो नीचे में मेरा स्कोरिंग हो जाएगा, भर जाएगा, तो उसको टाइम टू टाइम निकालना भी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा गंदा है, लेकिन फिर भी विलेज में यूज होता है क्योंकि उतना भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर देता है। फिर थर्ड है मेरा बाय यूज ऑफ ओजोन। ज्यादातर फॉरेन कंट्री अमेरिका इस समय इसी का यूज करता है, ओजोन वाला या फिर यूवी रे वाला। ओजोन इज एन अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक ये अच्छा ये पूरा पढ़ते हैं। इट contains 3 atoms of oxygen and one easily breaks away. This produces nascent oxygen which is a powerful disinfection। मतलब कि O3 इसका
होता है ना फॉर्मूला, तो ये अनस्टेबल होता है, ये हाँ। अपना आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो O3 जो है हमेशा अपना आप को O2 प्लस O में तोड़ना चाहेगा। O जो है वही हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, और यही है मेरा पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। और इस यही जो है ना मेरा बैक्टीरिया सबको मारता है। तो समझ गए हाँ, ओजोन का क्या इंस्टेंटली काम हुआ? डिस्ट्रॉयर। हाँ, तो इसका ये एडवांटेज क्या होगा? कॉस्टली होगा, तुरंत इन कॉस्टली नहीं, प्रॉपर्टी में बता रहे, कॉस्टली होगा, इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म होगा, लिटिल रेसिडुअल पावर होगा, इंडिया में यूज नहीं होगा, और ओजोन इज अच्छा, अनस्टेबल, कैंट स्टोर्ड। ठीक है। और मैम का इसको एक और स्टोरेज करना लिखा मुश्किल है। हाँ, मतलब जब है तब इसको बनाओ तभी यूज होगा। हाँ, और O3 जनरेट करना में भी बहुत ज्यादा पावर लगता है, मैम बताएंगे यही वाला बात। मैम का एक और पॉइंट था, O3 जो है मेरा O2 प्लस O में टूटता है, और O3 जो है हाँ, एक और H2 से रिएक्ट करता है, तो O2 बनाता है, और HO2 जो है फिर O3 से रिएक्ट करके HO बनाता है। मतलब कि जो एक तो नेसेंट कैंट O था वो भी मेरा डिसइंफेक्टेंट कवर किया, और HO2 और HO है जो कि हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है, ये भी एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। तो मतलब ये भी जो है मेरा मारेगा बैक्टीरिया ये सबको। ठीक है। हाँ, ठीक। और फिर थर्ड आ गया, लास्ट आ गया मेरा हाइलोजन ग्रुप ऑफ केमिकल से। तो आयोडीन ब्रोमीन, ये दोनों टैबलेट के फॉर्म में यूज होता है, बस इसका इतना ही लिखे थे। और एक और है इसका पॉइंट कि द क्वांटिटी क्लोरीन। ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन शुड नॉट एक्सीड 8 ppm एंड दे कैन किल बैक्टीरिया इन मिनिमम कांटेक्ट पीरियड ऑफ 5 मिनट। ठीक है। 8 ppm से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए इसका क्वांटिटी, और जो मिनिमम कांटेक्ट पीरियड है इसका वो 5 मिनट होता है। और एक है फिर क्लोरीन, और क्लोरीन के एप्लीकेशन से ही डिसइंफेक्शन जो है क्लोरीनेशन कहलाता है। ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, वेरी हाई रेसिडुअल पावर होता है, चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है, टॉक्सिक टू ऑर्गेनिज्म होता है, सेफ टू ह्यूमन होता है, कॉमनली अडॉप्टेड इन इंडिया होता है। फिर क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन टू बी अप्लाई शुड बी करेक्ट, टू मच ऑफ इट विल कॉज बैड टेस्ट एंड ऑर्डर, क्लोरीनेशन इज डन बाय क्लोरीनेटर। ये हो गया मेरा इंट्रो। और फिर एक इसका टर्म आता है क्लोरीन डिमांड। हाँ, तो क्लोरीन डिमांड क्लोरीन आता है। नाम तो सुने हुए होंगे। क्लोरीन डिमांड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू द वाटर एंड रेसिडुअल क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीन डिमांड। मतलब कि जितना वाटर दिए और हमको कितना रेसिडुअल पावर, मतलब कितना रेसिडुअल क्लोरीन मिला, ये दोनों का अगर हम डिफरेंस कर दिए तो वही मेरा क्लोरीन डिमांड हो जाएगा। दिस डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, कितना देते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट, कितना देर तक वाटर के साथ रहता है, फिर वाटर का पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब के अकॉर्डिंग क्लोरीन डिमांड मेरा वैरी भी करेगा। क्लोरीन डिमांड में क्या हो गया, पहला इसका जो क्लोरीन देते हैं ना वाटर के साथ, तो वो अपना कुछ डिमांड होता है वही पूरा करने में लग जाता है, जिसको ही क्लोरीन डिमांड बोलते हैं। तो सबसे पहले ये अपना क्या काम करता है, जो वाटर के अंदर फेरस और मैग्नीज है, इसको वो ऑक्सीडाइज करने का कोशिश करता है। तो यही मेरा पहला डिमांड है। After oxidizing iron and manganese, it react with ammonia present in water. सेकंड इसका काम है अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरोमाइन बनाएगा। क्लोरोमाइन भी खुद में एक वही है, क्लोरीन का ही मतलब कंपाउंड रूप है। फिर लास्ट डिमांड इसका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना। यही 3 डिमांड को फुलफिल कर लेगा, यही मेरा हो गया क्लोरीन डिमांड। और फिर क्लोरीन डिमांड पूरा हो गया तो उसके बाद भी जो हम अमाउंट क्लोरीन का देते हैं वही हो गया रेसिडुअल क्लोरीन। और रेसिडुअल क्लोरीन का एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है, रेसिडुअल क्लोरीन हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड क्या भाई है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में ही वही, तो मतलब जो फ्यूचर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। क्लोरीनेशन जो है वो मतलब क्लोरीन का और क्लोरीन के कंपाउंड के टाइप से किया जाता है। तो पहला तो हो गया फ्री क्लोरीन, और इसी को क्लोरीन गैस भी बोलते हैं। मतलब फ्री क्लोरीन है ना, ज्यादातर क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है और इंडिया में इसी का यूज किया जाता है। पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, क्विकर डिजॉल्व इन वाटर एंड क्विकली प्रोड्यूस। फ्री क्लोरीन है, क्लोरीन गैस कैन बी चेंज इन लिक्विड बाय प्रेशर फॉर, मतलब स्टोरेज करने के लिए क्लोरीन गैस को अगर प्रेशर दिए तो सिलेंडर में पैक हो जाएगा लिक्विड भाई। क्लोरीन में चेंज कर सकते हैं। हाँ, उसको लिक्विड को मतलब कि स्टोर करना आसान होता है। हाँ, और इसमें एक डाल सकते हैं जितना प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में बताए थे क्लोरीन वाला सब इसमें डाल दो। और फिर ड्रॉबैक में इसमें क्या डालेंगे,
तो जो फ्री क्लोरीन है जब ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो THM प्रोड्यूस करता है जो कि कार्सियोजेनिक इन नेचर होता है। THM का फुल फॉर्म हो गया ट्राई हेलो मीथेन और कार्सियोजेनिक का मतलब हो गया बता रहे हैं, कार्सियोजेनिक का मतलब हो गया कैंसर कॉजिंग मटेरियल, ठीक है। THM जो है कैंसर जो कार्सियोजेनिक का नेचर है वो ह्यूमन में कैंसर को प्रोड्यूस करने का पावर रखता है। इट मे बी ओके, इसको हम THM को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जो क्लोरीन दे रहे हैं उसका अमाउंट को फिक्स करके। और तो इसलिए इसका लो चांस, मतलब जब फिक्स कर दिए अमाउंट को तो लो चांस हो जाता है THM का, इसलिए इसको इंडिया में इतना रिस्क लेके यूज कर देता है और फॉरेन कंट्री वाला रिस्क नहीं लेता है, वो ओजोन ही सब वाला यूज करता है। और फिक्स अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो ये है कि जो क्लोरीन है, जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो 0.2 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.2 से ज्यादा हुआ तो THM का रिस्क होता है। और एक और है लेस देन 0.1 mg पर लीटर से भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेसिडुअल क्लोरीन नहीं तो नहीं, रेसिडुअल नहीं फॉर्म कर पाएगा। हाँ, वही बात है। तो इसीलिए तो ड्रिंकिंग रखा गया, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड वही ना 0.1 से 0.2 के बीच में रखते हैं, क्योंकि 0.2 से ज्यादा होगा तो हाई रिस्क होगा THM का, और 1 से कम रहेगा तो प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाएगा, मतलब रेसिडुअल का। हाँ। अगला कंपाउंड हो गया मेरा क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। It contains about 30 to 35% of chlorine. The bleaching powder is a white powder and its chemical expression is CaOCl2. When bleaching powder is used as disinfectant, it is called hypochlorination. ऑब्जेक्टिव वाला है पॉइंट। डोज अबाउट 2 से 4 ppm इसका डोज रखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, बैड स्मेल देता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर तो ऐसे भी बहुत गंदा स्मेल देता है घर में रखता है तो। Takes too long time to dissolving H2O. Disadvantage बता रहे हैं, it is very unstable compound and hence storing must be done carefully. मतलब इसका है ना कि अगर खुला में रखें तो उड़ जाएगा क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर थे, इसलिए इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसका स्टोरेज तो थोड़ा, हाँ एयर के कांटेक्ट में पता नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर में नहीं रख। एप्लीकेशन इज टेडियस लेबोरियस, मतलब डार्क रूम में रखते हैं, ये वाला बात पता है। अच्छा, स्मॉल विलेज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं कैसे करता है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या था, CaOCl प्लस जो है H2O से रिएक्ट करेगा तो बना लेता है HOCl, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, और यही जो है ब्रेक हो जाता है OCl माइनस और H प्लस में, और यही HOCl और OCl माइनस है पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, यही किल करता है बैक्टीरिया को। और वही जो HOCl है और OCl माइनस है, इसमें जो HOCl है ये मेरा ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है, 80% मोर देन OCl माइनस, ठीक है। अगला मेरा हो गया क्लोरोमाइंस। When chlorine is mixed with ammonia, it forms compound known as chloramines. ये जो है weaker disinfectant है और it takes long time to destroy microorganisms. High residual खाली पावर इसका यही मेन प्रॉपर्टी है, और ऑर्डर को रिमूव कर देता है वाटर से, यही है बस। और मतलब weaker disinfectant सुटेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सुटेबल है, यही ना मैम। तो ये बात लिखवाई थी, लेकिन इसका रिकमेंडेशन का नहीं करते हैं, इसको लिखे थे कि डू नॉट रिकमेंड। बीकर डिसइंफेक्टेंट है, मैम लिखवाई थी, यही कारण है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है मारने के लिए, तो उतना कौन वेट करेगा। फिर अगला है क्लोरीन डाइऑक्साइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड में ऐड कर दें क्लोरीन को तो फॉर्म होता है मेरा क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये भी मेरा जल्दी इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म, इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच कितना भी वाटर कराए उससे डिपेंड नहीं करेगा ये वाला। THM का रिस्क नहीं होगा, अनस्टेबल होता है इसलिए इसको स्टोर नहीं करते हैं, और बहुत महंगा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, इसलिए ट्रीटमेंट में इसका कम ही ज्यादा प्रेफर करता है। और फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन है प्लेन, प्री, पोस्ट, डबल, ब्रेक पॉइंट, सुपर, डीक्लोरीनेशन। अब बोलोगे यार कोई, मेरा मुंह दर्द दे दिया।
एक एक लाइन में तो लिखवे किए हैं यार, हमको लगता है कि इस पे और थोड़ा ये मतलब लिखना होगा। तो ऐसे रह दो, बता अब देते अगला। हैं। हाँ नहीं बता देते हैं, यहाँ तक ब्रेक पॉइंट तक बता देते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में वही, ये जो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन है ना, ये बेस्ड ऑन स्टेज एंड डोसेज पे है। ठीक है। तब स्टेज कहने का मतलब हुआ कि कब क्लोरीन का ये कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसी के हिसाब से। और डोसेज के हिसाब से भी कर सकते हो। तो प्लेन क्लोरीनेशन करने का मतलब हुआ ना कि व्हेन द क्लोरीनेशन इज ओनली मीन्स टू ट्रीट वाटर, नो अदर ट्रीटमेंट इज गिवन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन ये मतलब क्लोरीनेशन कर रहे हो, क्लोरीन डाल रहे हो वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो उसको हम लोग प्लेन क्लोरीनेशन कहेंगे। हुआ ना एकदम साफ साफ खाली प्लेन। और प्री क्लोरीनेशन का मतलब हुआ ना कि क्लोरीन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन के पहले ही अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि वेरी रेयर यूज, यानी कि इसका यूज जो है ना के बराबर ही समझो ये करते हैं। क्या है कि क्लोरीनेशन में ही ना बताए थे कि THM का फॉर्म होता है, तो THM बना देगा और क्या। क्योंकि THM हम लोग का कब बनता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है तब। और ये फिल्ट्रेशन के पहले तो ऑर्गेनिक मैटर रहता ही है, फिल्टर के बाद ना ऑर्गेनिक मैटर वगैरह खत्म होता है। तो इसलिए हम लोग प्री क्लोरीनेशन को रेयर केस में यूज करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो कि जहाँ ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा वहाँ यूज कर लेंगे। फॉर दिस पर्पस वी यूज क्लोरामाइन नॉट क्लोरीन गैस। ठीक है। और इस पर्पस के लिए, प्री क्लोरीनेशन के लिए क्लोरामाइन का यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज नहीं करते हैं। कारण देख लेना क्यों क्लोरीन गैस का यूज नहीं करते हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन बिल्कुल प्री क्लोरीनेशन जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं ना कि फिल्ट्रेशन के बाद अप्लाई करते हैं। प्री था कि फिल्ट्रेशन के पहले, पोस्ट है कि फिल्ट्रेशन के बाद। अब है डबल क्लोरीनेशन। प्री और पोस्ट अगर दोनों में कर दिए, जो कि एपिडेमिक्स में करते हैं, जब बहुत ज्यादा वायरस वायरस बैक्टीरिया बैक्टीरिया फैल चुका है पानी वगैरह में, तब इसका यूज करते हैं डबल क्लोरीनेशन। ठीक है। सुपर क्लोरीनेशन वही है कि सुपर डोज, यानी कि जितना चाहिए ना उससे ज्यादा ही हम लोग दे दे रहे हैं। ये क्या हुआ यहाँ पे, जितना हम, जैसा कि मैंने बताया था ना, क्लोरीन डिमांड एक होता है, उससे अगर ज्यादा हम लोग दे दे रहे हैं तो उसको सुपर क्लोरीनेशन कहेंगे। ये भी एपिडेमिक्स के कारण मतलब टाइम नहीं देते हैं। सुपर क्लोरीनेशन वही, रेसिड्यूअल क्लोरीन बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाता है। तो जब रेसिड्यूअल क्लोरीन बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाएगा तो उसके लिए एक और प्रोसेस आता है, जो कि ये टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन या डी क्लोरीनेशन। वो क्या करता है ना कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरीन। एक्स्ट्रा क्लोरीन जो है, रेसिडुअल क्लोरीन से ज्यादा हो गया क्लोरीन, तो वो तो एक्स्ट्रा क्लोरीन है, उसको निकालना होगा, यानी डी क्लोरीन करना होगा। उसके लिए हम लोग ये सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, जो कि या एक्टिवेटेड कार्बन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यही था डी क्लोरीनेशन। फिर है एक है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, नहीं है ना, जो 45 डिग्री पे जाता है। बिना ग्राफ को समझ ही नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, कल एक बार और डील करेंगे इससे आगे। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ऐसे समझो ना, द स्टेज एट विच वाटर इज फ्री फ्रॉम क्लोरीन, यानी वैसा स्टेज जहाँ पे वाटर जो है क्लोरीन से फ्री हो चुका है, क्लोरीन डिमांड उसको अब नहीं चाहिए। ठीक है। देन वाट एवर वी ऐड, तो जो भी, अगर मान लो कि क्लोरीन फ्री हो चुका है, फ्री फ्रॉम क्लोरीन डिमांड अगर हो चुका है, तो अब जो भी क्लोरीन हम लोग यूज मतलब डाल रहे हैं वाटर में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेसिड्यूअल क्लोरीन देते जाएगा। और रेसिड्यूअल क्लोरीन क्या करता है हमारा, कि फ्यूचर यूज में ये हो जाता है। मान लो कि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अगर हमारा कंटामिनेट हो गया वाटर, कैसे भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि लीकेज वगैरह हो रहा है कहीं पे, उससे भी हो जाएगा। या पाइप पाइप से भी होता है क्या, कि बार बार इधर से उधर ट्रांसफर होते होते ये आ गया, कंटामिनेट हो गया, लीकेज से ही ज्यादा होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ तो मतलब ट्रांसफर के दौरान मतलब गंदा हो गया पानी, तो रेसिड्यूअल क्लोरीन रहेगा ना, उसको बैकअप में रहेगा रेसिड्यूअल क्लोरीन, उसको भी साफ करते जाएगा। यही ला देते हैं और क्या। अब पानी का टेस्ट अगर क्लोरीन क्लोरीन आ रहा है तो समझो कि साफ पानी है। यही सब है। तो अब कल करना है कि और किसी को अगर आगे बोलना है तो बोलिए, कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, कि बहुत स्लो चल रहे हैं। नहीं लिखा लेकिन तो कल लिखा हुआ आगे। अच्छा, ग्राफ एक बार देखना है और आगे है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुके बताते हैं थोड़ा सा सिलेबस देख के। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, रेसिड्यूअल क्लोरीन। और अच्छा, रेसिड्यूअल क्लोरीन और उसका इंपॉर्टेंस है। फिर है ऑर्थो आयोडाइड टेस्ट है, मिसलेनियस वाटर ट्रीटमेंट है, जैसे कि सॉफ्टनिंग कैसे करते हैं, डीफ्लोराइडेशन है, डीफ्लोराइडेशन टेक्निक, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, आरओ जो है मैं बताई हल्का सा आरओ के बारे में। वो जो लाइव लेक्चर ली थी ना, उसमें आरओ के बारे में बताई थी। फिर है फ्लो डायग्राम एक बनाना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि हम लोग लगता है पहले ही बना लिए हैं। और थोड़ा सा सुधार करना होगा, क्या है कि ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाए थे ना वाटर फ्लो डायग्राम, वो गलत हो गया था हम लोग का।
फिर क्या है, लो कोस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। फिर है कि नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस रूरल एरिया, जो कि मैम ये सब छोड़ दिए टॉपिक, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। रूरल एरिया में क्या चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ बोर्स एंड बोर्स वेल्स। तो कल करोगे यहाँ तक, अमन की परसों करना है, बता दो अभी टाइम।